देखिए, अगर मेरी भाषा में कही जाए तो मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट वो लोग तो चला रहे हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि काशीराम साहब कहते थे कि राजनीति चले चले लेकिन सामाजिक परिवर्तन चलता रहना चाहिए। रही बात मूवमेंट चलाने की, मैंने फिर कहा, मैं एक बार कह रहा हूँ, आज मेरे साथ जाट समाज के लोग भी हैं और ख़ास करके यादव समाज के सैकड़ों युवा साथी हैं जो मुनेश यादव जी के, बिट्टू यादव जी के, कुलदीप जी के नेतृत्व में है, जो काम कर रहे हैं। तो ये तो है सामाजिक मूवमेंट की बात। अगर आप करें राजनीतिक मूवमेंट की बात तो उन लोगों से पूछो जो लोग मान्यवर काशीराम साहब की बनाई हुई संस्था को लेकर के पार्टी कर रहे हैं। कि आज मैंने कितनी बार कहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये दलित प्रेरणा स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का नाम आता है कि भारत में अगर उत्तर प्रदेश में आप जाओगे और जो हमारे एशिया की सबसे स्मार्ट सिटी कही जाती है नोएडा, उसमें जब आप एंट्री करोगे तो आपको दलित प्रेरणा स्थल मिलेगा जहां सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये बहन जी के शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन जब आज यहाँ पर लाखों लोग होने चाहिए, यहाँ गिने चुने कुछ लोग हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप कवरेज करना, बाहर रोड पर भी जिन लोगों ने मलाई काटी, पैसा कमाया मूवमेंट से, आज वो मूवमेंट को वापस नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, बैनर तक नहीं लगे हैं साहब को नमन करने के लिए। तो मेरा बस ये कहना है युवा शक्ति दल की एक छोटा सिपाही होने के नाते कि जो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न नाम से हों, चाहे वो एससी के हों, ओबीसी के हों, माइनॉरिटी के हों, वे कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब रहे हों, बाबा साहब हों या ललई यादव पेरियार हों, वो तो वास्तविक बड़ी निष्ठा ईमानदारी से बिगड़ किसी भेदभाव के, किसी लोभ लालच के काम कर रहे हैं। क्योंकि ना तो वो चंदा मांगते, ना वो लेते, वो बेचारे अपने घर से जाते हैं और महापुरुषों की विचारधारा को घर घर बताने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य और नए जो दल बने हैं, वे सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता, जब काशीराम साहब ने पहले कह दिया कि जब तक आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, आपकी राजनीति मजबूत नहीं हो सकती। जिसका जीता जागता उदाहरण आज है। जिस समाज को 85% कहा जाता है, जिस समाज में सभी बहुजन समाज की जातियां आ जाती हैं, आज उनकी पार्टियां, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं तो वो गिने चुने विधायक लेकर बैठी हैं। चाहे उसमें बसपा है, चाहे उसमें समाजवादी है, चाहे उसमें लोक दल है, बीजेपी में जा रहे हैं बहुजन। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और जब जिस समाज को बड़ी मेहनत से काशीराम साहब ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने लोगों को तैयार किया, वो शेर बनाया उनको जो वास्तव में थे, आज वो भीगी बिल्ली बन करके केंद्र की सरकार में, स्टेट की सरकार में बैठ करके अपने निजी लालच के लिए समाज को छोड़ दिया पीटने के लिए, उनको बर्बाद होने के लिए, उनका शोषण होने के लिए, अपने निजी गुजारे के लिए वो आज वहाँ पट्टा बनवा कर बैठ गए हैं। तो उसका कारण ये है कि जब तक आप लोगों ने, मैं समाजवादी की बात करूँगा, मैं नेताजी का सम्मान करता हूँ। नेताजी ने एक गरीब परिवार से उठ करके गाड़ी में तेल गिरवाने के लिए वो अपना गेहूँ बेचते थे, क्योंकि हमारे समाज में धन तो नहीं होता। जो खेत खलियान में फसल होती थी, चाहे बाजरा, मक्का, गेहूं, उसको बेच करके नेताजी की गाड़ी में तेल गिरवाया जाता था। मैं काशीराम साहब की बात कर रहा हूं। काशीराम साहब पे जब साइकिल का पंचर लगवाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो हमारे समाज की बहन बेटी अपने गहने बेच कर साहब को चलाने का काम करती थी। तो जब साहब ने घर घर जाकर के लोगों को जोड़ा, मूवमेंट खड़ा हुआ, और तो हम सरकार में आ गए। चाहे वो समाजवादी 4 बार उत्तर प्रदेश में रही हो, बसपा रही हो, या अन्य जो छोटे छोटे दल थे। और आज की स्थिति ऐसी क्या है कि आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन हम सत्ता से दूर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आज जो हमारे लीडर हैं, पहले की तरह घर घर नहीं जाते, लोगों से बात नहीं करते, लोगों से जोड़ने की बात नहीं करते। पार्टियां एक जाति की बनकर रह गई हैं। आपको पुनः वापस लौटना पड़ेगा। पहले आपको गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। यही नारा काशीराम साहब का था, यही राममनोहर लोहिया जी का, यही नेताजी का था, मुलायम सिंह जी का। जब जाकर आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। आप एक बात और समझिए, जब आप अपने नेता को इतना मजबूत तैयार कर देंगे कि वो ना बिकेगा ना झुकेगा। आज नेता तैयार कहाँ होते हैं? आप तो पैरासूट से आते हैं, पैसे देते हैं, तो वो डमी कैंडिडेट होते हैं विपक्षी पार्टियों के, और हार जाते हैं, हमारा वोट खिसक जाता है। मैं कसम खाता हूं बाबा साहब की, मैं कसम खाता हूं काशीराम साहब की, मैं कसम खाता हूं मुलायम जी की, मैं कसम खाता हूं बहुजन जन्मे सभी महापुरुषों की। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, चाहे वो किसी जाति समुदाय से हों। क्योंकि जिस समाज से वो ताल्लुकात रखते हैं, जिस समाज के महापुरुषों को, जिस महापुरुष समाज से वो आते हैं, उनके महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है आज वर्तमान समय में। उनके नेता घोटे के दम पर चल रहे हैं, घोटे टिका करके
अपने निजी लालच के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में सफ़र कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी क्या हो गई? हम काम नहीं कर रहे। अभी मैं यहाँ से गिनती चालू करूँगा, उसमें आपको पाठक भी समाज से भी, ब्राह्मण समाज से लोग नजर आ जाएंगे, आपको ओबीसी समाज से लोग नजर आ जाएंगे, आपको सिख समाज से लोग नजर आ जाएंगे। काम करना पड़ता है साहब। 2012 के बाद से बीएसपी लगातार हारती जा रही है, वोट बैंक भी घटता जा रहा है। मुख्य वजह क्या क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं फिर बताऊँ, मैं कोई पार्टी का वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं स्पेशल किसी एक पार्टी का नाम लेकर नहीं, मैं सभी पार्टियों को कहूँगा जिनको हम अपना मानते हैं। 12 में जो सरकार बसपा की गई, जो नेता घर से बाहर नहीं निकलेंगे, समाज में जाकर के ये नहीं बताएंगे कि हमारी सरकार में कितना काम हुआ, कितने ज़िले बने, कितने मुख्यालय बने गए। अब आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 2-2.5 से ज़्यादा ज़िले बने, 20,000 ज़िले बने। अब जब 20,000 ज़िले बनेंगे तो 20 डीएम बनेंगे, 20 कप्तान बनेंगे, 20 सीएमओ बनेंगे, 20 जिला अस्पताल खुलेंगे, 20 डिग्री कॉलेज होंगे, 20 जो है कम से कम उन 20 जिलों में सैकड़ों ब्लॉक प्रमुख होंगे, तहसीलें बनेंगी। तो आप उन 20 जिलों में 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हो। एक पुलिस लाइन बनने में कम से कम 10,000 पुलिस रहती है। ये बात कौन बताता? ये बात पार्टी के वो लोग बताते जो मंत्री रहे, विधायक रहे, एमएलए रहे, वो बता ही नहीं पाए। अब आ जाओ आप समाजवादी पे भी। जब तक माननीय नेताजी पार्टी में रहे तो पार्टी मजबूत रही। बाकी अखिलेश जी काम कर रहे हैं, कहते हैं सुनने खुंटे से मरखना बैल ठीक है। कम से कम अखिलेश यादव अपनी उपस्थिति दर्ज तो करा रहे हैं। मेरा सवाल तो उनसे भी है कि जो लोग करा ही नहीं रहे। एक बात कही है बड़े बूढ़ों ने, मैं तो युवा बेशक हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े बूढ़ों में बैठता हूँ युवाओं को लेकर के, कि जब लायक लोग काम ना करें तो नालायक लोग कामयाब हो जाते हैं। जब बुद्धिजीवी घर बैठ जाए और मूर्ख आदमी चल जाए कहीं रास्ते पे, तो कम से कम बटिया पे रास्ता पड़ जाता है, तो लोग उसके पीछे हो लेते हैं। तो जो हमारे बुद्धिजीव है, जो हमारे थिंक टैंक हैं, जिनके एक इशारे पे समाज चलने को तैयार होता है, जब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मूवमेंट कैसे चलेगा साहब? तो मिशन नहीं चल रहा बीएसपी में, कैडर कैंप नहीं कर रहे? मैंने फिर वही बात कर दी साहब। अब जिनके लिए मूवमेंट चल रहा है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप एक बार फिर घुमा दो जरा यहाँ। इस जिले की आबादी करोड़ों की संख्या में 1000 प्लस गांव हैं। किसी गांव में भी बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नहीं सपोर्टर नहीं है, या वोटर नहीं है, या पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं आते? जब उनके साथ शोषण होता है, जुल्म जाति अत्याचार होते हैं, जब वो कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा, उनका दुख बांटने नहीं जाएगा, उनसे कैडर की बात नहीं करेगा, तो लोग कैसे खड़े हो जाएंगे? एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ये सामने जो मेरे यादव समाज के लोग खड़े हैं, जो आज यहाँ आए हैं, इनके लिए क्या इनकी पार्टी नहीं है? लेकिन बात वही है ना कि जब आप कैडर से तैयार करो लोगों को, तो पार्टी किसी की नहीं होती। हमारे लिए महापुरुष, हमारी विचारधारा और राष्ट्र पहले है, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे पिछली बार कहा था, जब अम्बेडकर साहब की जयंती थी, कि साहब कुर्सियाँ खिसक गई हैं, नेता नहीं बचे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। और हत्या सिर्फ किसी की नाड़ काट नहीं होता, किसी की विचारधारा को खत्म करना। एक विचारधारा खत्म होने का मतलब करोड़ों लोगों की हत्या हो जाना। तो कमी किसकी देखते हैं आप यहाँ पे? इस तरह का जो घट रहा है, ये सब कारवां बंद। मैं आप सबके सहयोग से एक संगठन चलाता हूँ, युवा शक्ति दल, जो 15 साल से काम कर रहा है। अगर मेरे संगठन में काम नहीं हो रहा है और संगठन अगर नहीं जा रहा है, तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि मैं सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी को लूँ। बहन जी की कमी है इसमें? मैं बहन जी का नाम ले ही नहीं रहा, ये तो आप बता रहे हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। मैंने कहा कि मैं एक संगठन का मुखिया हूँ, लोग मुझे जिम्मेदारी दी है। अगर संगठन आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें सिर्फ एक जाति के लोग रह गए हैं, सब समाज के लोग नहीं आ रहे, भोजन गुलदस्ता नहीं बन रहा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सार्वजनिक रूप से उसकी जिम्मेदारी उसमें बदलाव करूँ। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं जाऊंगा, लोगों के आंसू नहीं पूछूंगा, तो लोग मुझसे क्यों जुड़ेंगे? अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि यदि 400 पार सीटें हो गई तो संविधान खत्म कर देंगे। देखिए सुनिए, ये हेगड़े हो गया पागल। संविधान ना आज बदल रहा ना कल बदल रहा। संविधान का नाम वही रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा, उसके अंदर संशोधन होते रहेंगे। उसके लिए आज जितना काम एससी समाज के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ये समझा कि सिर्फ बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब का संविधान सिर्फ दलित करेगा, ऐसा नहीं है। आज ओबीसी समाज के लोग भी, जो उनके बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो या ना हो, लेकिन वो भिन्न भिन्न मंचों पे संविधान के लिए, उस संविधान के हित के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। बस एक पहल है एक समूह में आकर के एक साथ हुंकार भरने की। अभी ये लोग हमको अलग अलग मार रहे हैं। रामपुर में जो मैटर हुआ था उसमें तो आज ओबीसी आरोपी। देखो मेरी बात सुनो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और अपराधी जब आदमी बनता है वो बनता है अज्ञानता के कारण। जब उसमें ज्ञान होगा, उसको पता होगा मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन, मेरा मित्र कौन है, तो वो फिर अपराध करेगा ही नहीं। जब उन बेचारों को यही नहीं पता हम करने क्या जा रहे हैं, भाई हम किसी का तोड़े नहीं, हम अपना अलग बना ले।
तो इसमें मैं बधाई दूंगा, जब साहब काशीराम साहब ने 9 अक्टूबर 2006 को अंतिम सांस ली, उससे पहले जो काम किया, तो उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार बन गई साथ में, तो बसपा ने किसी के काम तोड़े ही नहीं, नए बना खड़े कर दिए। इसी प्रकार से जो लोगों ने राम मंदिर, जिन्होंने मंदिर तोड़ा, तो वो कमी कहीं ना कहीं हमारे बुद्धिजीवी रही होगी कि उनके पास सेकुलर, संवैधानिक, राष्ट्रहित की विचारधारा पहुँच ही नहीं पाई, वहाँ लोग नहीं पहुँच पाए। अगर उन्हें अपना कैडर देते, बात करते, तो वो मंदिर तोड़ने थोड़ा जाते, वो तो अपने यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज बनाए जाते। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार सीटें आएंगी, कितना भरोसे से कह रहे हैं, क्या लगता है, भाई क्या देखिए, गारंटी है उनके पास में? देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में ईवीएम बनती है, वहाँ जा कर के ईडी सीबीआई काम करती है, वो जो कहें वो मान्य हो जाएगा। 400 पार इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष नकारा हो गया है। आप 400 की बात कर रहे हैं, ये बहुजन जो समाज है, जो भिन्न भिन्न पार्टियों में बटा पड़ा है, कोई तृणमूल कांग्रेस अलग है, कहीं बहन जी अलग हैं, कहीं अखिलेश चलो पीडीए चला रहे हैं, बिहार में स्थिति कुछ और है, उत्तराखंड की कुछ और है। अगर ये एक मुट्ठी बंद हो जाए ना, और एक बहुजन गुलदस्ता बन जाए, ये 4 सीट निकाल दिखा दियो, गुजरात जाना पड़ेगा वापिस। बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या ताकत उनके पास में? बहन जी की अपनी पॉलिसी है कि बहन जी अलग चुनाव लड़ रही हैं। डर है क्या उनको? भाई डर है या नहीं है, ये तो बहन जी बता पाएंगी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कभी कभी बड़े घाव भरने के लिए छोटे घाव खाने पड़ते हैं। अगर किसी के शरीर में कोई घाव हो जाए, कैंसर हो जाए या चोट लग जाए, तो जो टेटनेस की सुई होती है ना, वो भी एक घाव करती है। हो सकता है कुछ मतभेद रहे हों, उन्हें भुला करके सबके साथ इकट्ठा होकर के आना चाहिए। और जो वर्तमान में सरकार है, जो हमें संविधान कभी बदलने की बात करती है, कभी संशोधन करती है, कभी हमारे अधिकार से हमें वंचित कर देती है, कभी आज तमाम लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है, तो उन सबको, जब आपको उन ताकतों को हराना है जो मानववादी ताकतें नहीं हैं, उनके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो पहले मैं मरूंगा, फिर आप मरेंगे, फिर वो मरेंगे जो आज विपक्ष के रूप में इकट्ठे होकर बैठे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं।